आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है, बट आपको अब अपने रिजल्ट्स पसंद नहीं आ रहे हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है कि क्या मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 रीजंस जिसकी वजह से आपका ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल न्याजी। मैं SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूं। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल SB ट्राइकोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आप मिस न करें। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। सो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के मल्टीपल रीजंस होते हैं। यूजुअली हम किसी एक चीज़ को ब्लेम करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सही नहीं है। हम स्टार्टिंग करते हैं पेशेंट प्रोफाइल से। नंबर 1 रीज़न, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर हमारा डोनर एरिया पुअर है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है और हमारे बाल झड़ रहे हैं या कंप्लीटली बॉल्ड हैं, हम इस केस में अगर एक्सपेक्ट करें कि हेयर ट्रांसप्लांट से पूरे हेयर हमारे वापस आ जाएंगे सेम डेंसिटी के साथ, तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है एंड ये डेफिनेटली सेटअप करती है हमें फेलियर के लिए। तो कोई भी रिजल्ट अगर आता है तो हमें यही लगता है कि हमारा ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। नंबर 2 है पुअर पेशेंट प्रोफाइल। इसका मतलब आपको काफ़ी सीवियर स्टेज ऑफ बॉल्डनेस है। इसके साथ अंडरलाइंग फैक्टर्स भी हैं, जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हार्मोनल इश्यूज या फिर अंडरलाइंग डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, जो कि कंट्रोल नहीं है। ऐसे केस में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही सब ऑप्टिमल यानी बहुत ही कम आता है और इन केसेस में डेफिनेटली ये फीलिंग आती है कि ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है और ज़रूरी है ट्रांसप्लांट करने से पहले इन सारी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करना ताकि हम बेस्ट रिजल्ट पा सकें। नंबर 3 है सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करना और ऐसे क्लिनिक्स को चूज करना जहां पर कम रेट में आपको ज़्यादा फॉलिकल्स लगाने का प्रॉमिस किया जा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स में बहुत ज़रूरी है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जैसे कि वो रजिस्टर्ड सेंटर हो, उसमें जो प्लास्टिक सर्जन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है वो रजिस्टर्ड हो एंड ट्रेंड हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, एक स्टेराइल फैसिलिटी हो ताकि बेस्ट कंडीशंस में आपका प्रोसीजर किया जा सके। अगर हम सिर्फ कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, कॉस्ट कटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो हमेशा। नंबर 4 है पुअर प्लानिंग। अगर हेयर ट्रांसप्लांट में हम प्लानिंग अच्छे से ना करें तो डेफिनेटली ग्राफ्ट्स का डायरेक्शन और डेंसिटी अबनॉर्मल लग सकती है और ऐसे केसेस में लगता है कि आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। अगर रिक्वायरमेंट फ्रंट हेयर लाइन की है, हम ज़्यादातर हेयर ट्रांसप्लांट में फॉलिकल्स सिर्फ स्कैल्प के क्राउन एरिया को कवर करने में लगा देंगे, तो ऐसे केस में डेफिनेटली डेंसिटी मिसमैच होता है एंड हेयर लाइन जो है वो अच्छी नहीं लगती है। ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नंबर 5 आता है टेक्निकल एस्पेक्ट यानी पुअर सर्जिकल टेक्निक। हेयर ग्राफ्ट्स को पुअरली हार्वेस्ट करना, उनकी रूट्स का कट जाना, उनको अच्छे से स्टोर नहीं करना और उनको बहुत एग्रेसिवली हैंडल करना, ऐसे केस में भी आपका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो फॉलिकल्स भले ही 5 से 6 हज़ार लगाए जाएं, लेकिन रिजल्ट जो है उतना नहीं आता है। अगर ग्राफ्ट्स को हम अच्छे से स्टोर ना करें तो ग्राफ्ट्स ड्राई आउट हो जाते हैं। इसकी वजह से भी उनके रूट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एंड इम्प्लांट होने के बाद भी वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देते। नंबर 6 आता है एक्सेसिव प्रॉमिस करना। देखिए, नेचुरल हेयर डेंसिटी में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 80 से 100 बाल होते हैं, लेकिन ऐसा हम आर्टिफिशियली नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस लिमिटेड होता है। तो हम मैक्सिमम 40 to 50 फॉलिकल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर जा सकते हैं। अगर हम ओवर प्रॉमिस करते हैं कि हम 10,000 फॉलिकल्स लगाएंगे, ऐसे केस में अगर हम स्टफ करने की कोशिश करते हैं तो इन केसेस में जो रूट्स होते हैं वो compete करते हैं, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और ऐसे केस में भी रिजल्ट खराब होता है। नंबर 7 आता है पुअर पोस्ट प्रोसीजर केयर, यानी ट्रांसप्लांट के बाद आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ना मिले, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस ना मिले, आपको ये ना बताया जाए कि आपके बालों की केयर कैसे करनी है या आप खुद उन बालों की ऐसे केयर ना करें कि वो ड्राई आउट हो जाएं एंड फॉल ऑफ हो जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना होता है। बिल्कुल एग्रेसिव ट्रैक्शन उस पर नहीं आना चाहिए, उसको हमेशा मॉइस्ट रखना चाहिए। अगर ये इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं मिले हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट खराब हो जाए। अब आते हैं नंबर 8 पे। इसमें आता है कि अपने फॉलोअप्स को मेंटेन नहीं करना और जो आपका ऑनगोइंग हेयर लॉस था उसकी केयर नहीं करना। सो देखिए, जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम एक परमानेंट एरिया से हेयर को एक ऐसे एरिया में ट्रांसप्लांट करते हैं जहां डेंसिटी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहां जो पहले से मौजूद हेयर हैं, अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है वक्त के साथ वो गिर जाएं, आपकी डेंसिटी फिर से कम हो जाए और आपको ये लगे कि आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करें ताकि आपके जो नेटिव हेयर हैं उनकी ग्रोथ भी मेंटेन की जा सके रेगुलर केयर के साथ। नंबर 9 पे है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। स्मोकर्स में ये अक्सर देखा गया है कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उतना सक्सेसफुल नहीं होता है और हम रेगुलरली अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर वो स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे या स्मोकिंग एंड अल्कोहल किसी भी फॉर्म में, भले ही थोड़ा सा, लेकिन अगर कंटिन्यू करेंगे तो उनके रिजल्ट्स हमेशा सब ऑप्टिमल होंगे। इसके बाद आता है यूज़ ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट्स। गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करना, गलत टाइम पे यूज़ करना। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है और इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है। इसमें बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का यूज़ स्पेसिफिक टाइम पे किया जाता है। अगर हम उसको छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगते हैं या एग्रेसिवली सारे प्रोडक्ट्स कंबाइन करने लगते हैं तो हो सकता है ऐसे केस में भी आपका ट्रांसप्लांट फेल हो जाए। सो अब मैंने आपको बता दिए हैं ये 10 रीज़न जिसकी वजह से आपका ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। अब इसको काउंटरैक्ट कैसे करें? सो देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि आपको हेयर लॉस हो रहा है और इसकी एक अर्ली कंसल्ट करना। इसमें पता चलता है कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है आपके हेयर ट्रांसप्लांट का एंड उसके बाद उसे कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। हो सकता है आपको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना हो और आपको मेडिकल थेरेपी से हेल्प हो सकती है। अगर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो कितने फॉलिकल्स, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको पता चल सकता है। एंड एंड में बहुत ज़रूरी है कि आप एक रजिस्टर्ड सेंटर चूज़ करें जहाँ पर एक प्रैक्टिसिंग प्लास्टिक सर्जन हो जिनको एक्सपीरियंस हो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तो आप हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपको उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।